ओल्ड ओबेरॉय मैंशन के कैंपस में उसने अपनी गाड़ी लगा ली। काफी देर तक ड्राइविंग करने के कारण उसकी कमर में थोड़ी अकड़न आ गई थी। एक अंगड़ाई लेकर अपनी कमर को सीधा करने के बाद आगे बढ़कर खुशी खुशी उसने मेन डोर का बेल बजाया। कुछ पल के बाद उसे घर के हाउसकीपर मनोहर की आवाज सुनाई दी, जिसने उसका वेलकम किया। अरे निखिल बेटा, एकदम अचानक से आ गए आप। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मनोहर काका। क्या दादाजी और दादी माँ घर पर हैं? निखिल ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। निखिल के दादाजी शंभेश्वर ओबेरॉय एक कद्दावर इंसान थे। भले ही बाहरी दुनिया से अब वो थोड़ा अलग रहते थे, लेकिन अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी थी। सियाचिन जैसे खतरनाक इलाके में वो सेना के जवानों को राशन और हथियार मुहैया करवाते थे। समय दर समय उन रास्तों पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि जरूरत पड़ने पर सेना के लिए वो खुफिया रास्ते तक तैयार करने लगे थे। हालांकि सेना में उनके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी, लेकिन हर कोई उनकी कीमती खबरों और एडवाइस के लिए उन्हें जानता था और उनका सम्मान करता था। इसी कारण सेना ने उनकी हेल्प के लिए अपना एक स्टाफ उनके अंडर काम करने के लिए उन्हें दे दिया। घर की प्रेजेंट हाउसकीपर मनोहर काका एक्चुअल में वही पुलिस स्टाफ है। शुरुआत में मनोहर काका को अपने सीनियर्स के इस फैसले से बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन देश के लिए जिस तरह से बिना किसी पोस्ट और सैलरी के शंभेश्वर लगातार काम कर रहे थे, उसे देखकर वो भी धीरे धीरे उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। चूंकि मनोहर काका काफी सालों से शंभेश्वर के साथ थे, इसलिए हर कोई उन्हें भी ओबेरॉय फैमिली का एक सदस्य समझता था। उन्हें कभी बाहरी आदमी होने का एहसास नहीं दिलाया गया। घर पर तो है, लेकिन अभी वो दोनों फ्री नहीं है। आप किसी और दिन आओ निखिल बेटा, मनोहर काका ने काफी धीमी आवाज में कहा। निखिल की भौहें उठ गई। काका, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? मनोहर, क्या दरवाजे पर निखिल है? मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर के कमरे से आदित्य अंकल की आवाज आई। आपके कान बज रहे हैं शायद, मनोहर काका ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। क्या दरवाजे पर छोटा मोटा सेल्समैन है? निखिल एकदम से हैरान रह गया। काका क्या बोले जा रहे हैं? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तेज कदमों से आदित्य अंकल ने दरवाजे के पास आते हुए कहा। मैं जानता हूँ दरवाजे पर निखिल है, फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मनोहर काका थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त कमजोर पड़ने लगी है। निखिल बेटा काफी वक्त से यहाँ नहीं आए थे शायद, इसलिए मैं ये भूल ही गया कि वो दिखते कैसे हैं। आदित्य अंकल हैरान रह गए। ये आदमी झूठ किससे बोल रहा है? निखिल भी हैरान था। अंदर आओ निखिल, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। ये कहते हुए आदित्य अंकल ने खुद घर का दरवाजा खोल दिया, लेकिन उनकी टोन थोड़ी बिगड़ी हुई थी। शायद वो उस पे नाराज थे। निखिल समझ नहीं पाया कि उनका रूखापन मनोहर काका के लिए था या उसके लिए। घर के अंदर कदम रखते ही मनोहर काका ने निखिल का कोट ले लिया। उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि अंदर ना जाने देकर वो किसी तरह उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, मनोहर काका ने निराशा में कहा। निखिल फिर से हैरान हो गया। इस पूरे समय में आदित्य अंकल भी काफी नाराज थे। मधुलिका से किसी को दिक्कत क्या थी? ना तो घर के दोनों बड़े बुजुर्गों को वो पसंद आई थी और ना ही मनोहर काका उसे पसंद कर रहे थे। आप कैसे हैं अंकल? अंदर आते ही निखिल ने आदित्य अंकल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद उससे बड़ी बेरुखी से सवाल किया। तुमने मधुलिका को कंपनी से बाहर क्यों निकाला? निखिल, मधुलिका भी वहां मौजूद थी। वो सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन निखिल को देखते ही उसका नाम लेते हुए वो उसके पास आ गई। निखिल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे अपने दादा दादी के घर पे मधुलिका से भी मिलना होगा, लेकिन हर बार की तरह उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उसने अपने दादा दादी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। आप दोनों कैसे हैं? दोनों ने एक साथ कहा, हम ठीक हैं। चूंकि मधुलिका उस वक्त वहां मौजूद थी, इसलिए उन दोनों ने निखिल को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। निखिल की दादी उर्मिला देवी ने निखिल को कुछ साल पहले ओल्ड ओबेरॉय मैंशन से बाहर निकाल दिया था। उसे घर से बाहर निकालते वक्त उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, जब तक तू शादी के लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ लेता,
तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हालांकि ये फैसला उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन निखिल को कोई लड़की पसंद आती ही नहीं थी। ना वो किसी के साथ डेट पर जाता था, ना किसी लड़की से दोस्ती करता था। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो जिंदगी भर कुंवारा ना रह जाए। इसलिए उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, ताकि उनके लिए वो शादी करने की बात सीरियसली सोचे। इन 2 सालों में निखिल कई बार उनसे मिलने के लिए आया, लेकिन वो उसे बार बार भगा देती थी। मधुलिका के वहां होने के कारण उन्होंने निखिल से ये पूछना सही नहीं समझा कि क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसे कोई लड़की पसंद आई या नहीं। अगर उसने मधुलिका जैसी किसी घटिया लड़की को पसंद किया होता तो वो फिर से उसे घर से बाहर निकाल देती। उर्मिला देवी ने शर्मिंदगी और नफरत से आदित्य की तरफ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ये बेवकूफ बेटा उनकी इजाजत के बगैर उस घटिया लड़की को उनके घर ले आया था। शायद आप दोनों बिजी हैं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। ये कहते हुए सोफे पर बैठा हुआ निखिल उठकर वहां से जाने लगा। रुको, क्या किसी ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? सामने गेस्ट बैठे हुए हैं, उनसे बिना बातें किए चले जाओगे? आदित्य अंकल ने फिर से बेरुखी दिखाई। अब की बार उनकी बेरुखी निखिल को हजम नहीं हुई। अंकल, आप गेस्ट थोड़ी ना है, आपसे बाद में भी बातें हो सकती हैं। निखिल ने मधुलिका की प्रेजेंस को पूरी तरह से नकार दिया था। शंभेश्वर ने निराश होते हुए कहा, ये खुद को इस घर का सदस्य नहीं बल्कि बाहर वाला ही समझता है। इसे गेस्ट कहना ही ठीक रहेगा। बाबा, आप क्या कह रहे हो? आदित्य अंकल ने हैरान होते हुए कहा। वो सच कह रहे हैं। उर्मिला देवी ने चाय की एक सिप लेते हुए कहा, तुम्हारे नाम में हमारी फैमिली का सरनेम ओबेरॉय जुड़ा हुआ है, फिर भी तुम खुद को बाहर वाला समझते हो। और जो सच में बाहर के हैं, जिनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं, पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि वो इस परिवार का एक सदस्य है। उनकी बातें सुनते ही मधुलिका का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गया। उनके कहे गए हर एक वर्ड का इशारा उसी की ओर था। वो इनडायरेक्टली उसे टॉन्ट कर रही थी। माँ, आप किसके बारे में बात कर रही हो? आदित्य अंकल ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा। वो निखिल से भले ही ऊंची आवाज में बात कर सकते थे, लेकिन अपनी माँ से उस लहजे में बात करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? उर्मिला देवी कुर्राई। मेरा पोता न जाने कितने दिनों के बाद मुझसे मिलने आया है। ये उसका अपना घर है, लेकिन मुझसे बात किए बिना उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। किसकी वजह से? शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, मधुलिका ने अपना सिर झुकाए हुए कहा। उर्मिला देवी की बातों से वो इतनी हर्ट थी कि किसी भी पल उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो सकते थे। दादाजी, दादी माँ, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी जब आप दोनों फ्री रहेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, आदित्य अंकल ने कहा। वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। तुम एक गेस्ट हो, माँ और बाबा कभी अपने गेस्ट को भगा नहीं सकते, इसलिए तुम कुछ गलत मत समझो। वो आदित्य अंकल थे जो मधुलिका को लेकर वहां आए थे, फिर भी उसे वहां से भगाया जा रहा था। उनके अपने माता पिता ने कभी अपने इस बेटे की रिस्पेक्ट नहीं की, और तो और दूसरों के सामने अब उन्हें उसकी इमेज की भी कोई परवाह नहीं थी। मधुलिका ने बेचैनी में पहले शंभेश्वर और उर्मिला देवी को देखा, फिर उसने निखिल की ओर देखा। उसे लगा कि शायद वो उसे रुकने के लिए कहते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। निखिल, मधुलिका को कंपनी से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? आदित्य अंकल काफी शांति से बोले, तुम हमेशा से सिंगल रहे हो, इस वजह से घर के सभी लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। जब भी हम सब किसी अच्छी लड़की से मिलते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल आता है किसी तरह उसे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाएं। मुझे सच में मधुलिका में कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए मैंने उसे तुमसे मिलवाना चाहा, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। लेकिन पता नहीं तुम किस एटीट्यूड में रहते हो। अच्छा, तो मेरे बेटे के एटीट्यूड से आपको प्रॉब्लम है? निखिल के पिता शशिकांत ओबेरॉय ने कमरे के अंदर आते हुए जोर से कहा, जबकि उसकी माँ पल्लवी दरवाजे के पास अपनी जूती उतार रही थी। और इस लड़की में आपको कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छी बात है, फिर आप खुद इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? आदित्य अंकल ने गुस्से में शशिकांत अंकल को डांटते हुए कहा।
मैं उसके लिए पिता समान हूँ। ओ, ऐसा क्या? मुझे लगा आप उसे पसंद करते हो। आपने पहले उसे ओबरॉय कॉर्पोरेशन में जॉब दिलवाई, फिर आप उसे यहाँ ओल्ड ओबरॉय मेंशन लेके आए। देखा जाए तो ये सारा घटनाक्रम बिल्कुल वैसा है जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाता है। अपनी जूती बदलकर पीछे से पल्लवी ने उनके पास आते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? आदित्य अंकल को ऐसा लगा जैसे पल्लवी अपनी बातों से ही उसका गला दबाकर उनका दम घोंट रही है। आपके बिहेवियर के कारण मुझे ऐसा कहने पर मजबूर होना पड़ा बड़े भैया। परिवार से किसी बाहर की लड़की के लिए आप अपनी भतीजे को कैसे डांट सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपकी नजर में ये लड़की अच्छी है तो निखिल को भी उसे अच्छा मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? किसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है और किसे नहीं, ये फैसला निखिल का होना चाहिए, आपका नहीं। मैं भी शशि की बात से सहमत हूँ। अगर आपको ये लड़की पसंद है तो इसे आप ही रख लीजिए, लेकिन किसी भी ऐरे गहरे से मेरे बेटे का रिश्ता मत जोड़िए। पल्लवी उर्मिला देवी के बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा लिया, फिर अपने एक हाथ को पीछे सोफे पर फैलाकर पीछे अड़ते हुए वो बोली, वैसे आप एक बात भूल रहे हैं। निखिल के पेरेंट्स मैं और शशि हैं और हमें उसकी शादी को लेकर अभी कोई चिंता नहीं। फिर आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वैसे भी आप तो खुद को बाहर वाला समझते हैं ना। फिर आप निखिल की शादी के मैटर में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? पल्लवी आंटी ने गुस्साई नजरों से आदित्य अंकल को देखा। वैसे देखा जाए तो पल्लवी आंटी कुछ ज्यादा ही मुंहफट थी, लेकिन उनकी बातों में हमेशा सच्चाई होती थी। इसी कारण लोग उनकी बेबाकी से डरते भी थे और उनकी तारीफ भी करते थे। बाकी सभी पल्लवी का मुंह देखते रह गए। उस वक्त किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, लेकिन उर्मिला देवी खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी बहू का मुंहफट होना उन्हें पसंद था। कई बार उन्होंने इस बात को लेकर पल्लवी की तारीफ भी की थी और उन्हें हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो, कभी खुद को बदलना मत। अपनी सासू माँ की परमिशन मिलने के बाद तो पल्लवी आंटी का मुंह बंद कर पाना शशिकांत अंकल के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। गुस्से से बौखलाए हुए आदित्य अंकल ने अपनी उंगली पल्लवी आंटी की तरफ पॉइंट की। उनके पूरे बदन के साथ साथ उनकी वो उंगली भी गुस्से से कांप रही थी। शशि को ऐसी बदतमीज औरत से शादी करने की क्या जरूरत थी, जिसे बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं। अपनी बीवी पर कुछ तो लगाम लगाओ शशि, उसके मन में जो आता है वो पक देती है। आदित्य अंकल ने गुर्राते हुए कहा, भैया ये दिल की बुरी नहीं है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोई इसे गुस्सा दिलाता है तभी ये सामने वाले को कुछ कहती है। शशिकांत अंकल पल्लवी आंटी के बगल में आकर बैठ गए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। वैसे भैया, पल्लवी गलत कहाँ कह रही है? निखिल हमारा बेटा है तो उसकी शादी को लेकर जो भी फैसला होगा वो हम करेंगे, आप नहीं। एक बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए, आप किसी भी ओल जलोल लड़की को जबरदस्ती हमारे बेटे के गले में नहीं डाल सकते हैं। तुम दोनों बेहुदा कहीं के। ऐसा क्यों है कि हर पल के साथ तुम दोनों अपनी हदें पार करने लगे हो? उन दोनों के बुरे बर्ताव और घटिया बातों के कारण आदित्य अंकल के सीने में दर्द होने लगा था। ओल जलोल लड़की से उनका मतलब क्या है? जैसी बातें दोनों ने अभी अभी उन्हें और मधुलिका को लेकर की थी, अगर वो सब कोई बाहरी इंसान सुन लेता तो उन्हें सच में ऐसा लगता कि उनके और मधुलिका के बीच कुछ चल रहा है। हम सिर्फ सच कह रहे हैं। निखिल के माता पिता यानी कि हम दोनों अभी भी जिंदा हैं। फिर भी आप अपने हद पार करके तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा किससे शादी करे और किससे नहीं। इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है? पल्लवी आंटी ने आदित्य अंकल को पूरी तरह घूरते हुए कहा। वैसे शशिकांत अंकल से शादी करने से पहले भी वो उन्हें ऐसी खरी खोटी सुनाते आए थे। भैया, पिछली बार जब आप मधुलिका को निखिल से मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आए थे तब हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आप निखिल के अंकल हैं। आपका हक बनता है उसके लिए कुछ फैसले लेने का, लेकिन सिर्फ अच्छा बैकग्राउंड हो रहा तो किसी लड़की को निखिल के काबिल नहीं बना सकता। उसे ओबरॉय कॉर्पोरेशन में आपने जॉब दिलवाई,
वो भी तब जब उसमें ओबेरॉय कॉरपोरेशन में काम करने की एबिलिटी ही नहीं है। ना तो उसका कैरेक्टर अच्छा है और ना ही काम करने को लेकर डेडिकेशन। मैंने सुना है ना सिर्फ उसने अपने कलीग का प्रपोजल चोरी किया, बल्कि ऐसा करने के बाद वो एक्सपोज भी हो गई थी। क्या किसी ऐसी लड़की को आप मेरे बेटे के लिए परफेक्ट समझते हैं? शशिकांत अंकल ने अपने होठ सिकुड़ लिए। जो खुद से अपने लिए एक प्रपोजल तैयार नहीं कर पाई, वो पूरी तरह से यूजलेस है। यूजलेस होने से कहीं ज्यादा बड़ी वो एक बेवकूफ है जो चोरी करने के बाद पकड़ी गई। वो चोर ही क्या जो चोरी करने के बाद पकड़ा जाए। खैर, जो भी हो, अगर निखिल को ये लड़की पसंद नहीं तो फिर ये हमें भी पसंद नहीं। आगे से आप इस मैटर में अपनी टांग ना अड़ाएं तो अच्छा होगा। पल्लवी आंटी ने फिर से आदित्य अंकल को घूरते हुए कहा। क्या उनके पास और कोई काम नहीं जो वो हाथ पैर धोकर निखिल के शादी के पीछे पड़े हुए हैं? मधुलिका पूरी तरह से बौखलाई हुई थी। वो सभी उसके सामने उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वो यहाँ है ही नहीं। उनमें जरा भी तमीज नहीं। मधुलिका ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, मुझे जाना चाहिए। मेरे पापा आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर किसी दिन वो आपसे मिलने के लिए आएंगे तब मैं उनके साथ आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ। वहाँ कोई भी मधुलिका से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये बात आदित्य अंकल को समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने इस बार मधुलिका को जाने से नहीं रोका, बल्कि खुद उसके लिए एक टैक्सी बुक कर दी। दरवाजे पर पहुंचने के बाद मधुलिका ने आदित्य अंकल से इंसिस्ट किया कि आगे वो अकेली ही चली जाएगी। इसलिए आदित्य अंकल कैंपस के बाहर उसे टैक्सी में बिठाने के लिए नहीं गए और वापस अंदर लौट आए। शशि, पल्लवी, क्या उस बच्ची के सामने वो सब कहना जरूरी था? तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? आदित्य अंकल ने वापस आते ही दोनों को खरी खोटी सुनाई। शशि और पल्लवी ने जो भी कहा सही कहा। किसी छोटे मोटे सेक्रेटरी की बेटी के लिए तो मेरे पोते के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तुम अपने आप को ओबेरॉय परिवार का सदस्य मानते भी हो या नहीं? अगर नहीं तो सीधे सीधे हमारी फैमिली का सरनेम यूज करना छोड़ दो और मधुलिका के परिवार से जुड़ जाओ। मैंने देखा है तुम मधुलिका से बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने के साथ साथ उसके काफी करीब भी हो, बिल्कुल एक परिवार की तरह। उर्मिला देवी ने गुस्से में कहा। उनका चेहरा दहकते अंगारे की तरह लाल हो गया था। ओबेरॉय परिवार में किसी ऐसे सदस्य को रहने की कोई जरूरत नहीं जो अपनों से ज्यादा बाहर वालों को सपोर्ट करता है। मैं बाहर वाला नहीं हूँ माँ, आदित्य अंकल ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी माँ उन्हें इतनी बुरी तरह डांटेंगी। मैं तो बस क्या? तुम बस अपने फायदे के लिए सेक्रेटरी विनोद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई दूसरा तरीका यूज करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए मेरे पोते को मोहरा मत बनाओ। शंभेश्वर ओबेरॉय जोर से चिल्लाए और अपनी ही कंपनी में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को खुश करने की कोशिश ओबेरॉय परिवार का कोई सदस्य कब से करने लग गया। उनकी बात सुनते ही आदित्य अंकल गुस्से से थरथरा उठे। वैसे शंभेश्वर ओबेरॉय ने बिल्कुल सच कहा था। चाहे वो शशिकांत अंकल हो या खुद निखिल, दोनों में से किसी को भी अपनी कंपनी के सेक्रेटरी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आगे जाकर विरासत के रूप में ओबेरॉय कॉरपोरेशन उन्हीं दोनों को मिलने वाली थी। लेकिन आदित्य अंकल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। शायद अपने पिता की प्रॉपर्टी से उन्हें कुछ भी ना मिले। बाबा, माँ, आप दोनों तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने निखिल को हर्ट किया है। अगर उसे मधुलिका पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उससे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सच में वो एक अच्छी लड़की लगी थी, इसलिए मैंने उसे और निखिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ताकि दोनों एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे को समझ सकें। फिर अचानक से आदित्य अंकल ने टॉपिक चेंज कर दिया। लेकिन निखिल, तुम मधुलिका को कंपनी से बाहर कैसे निकाल सकते हो? मैंने मधुलिका को बस आपकी रिकमेंडेशन के कारण ओबेरॉय कॉरपोरेशन में हायर किया था अंकल। निखिल शांति से धीमी आवाज में बोला। अगर उसके पास आपका रिकमेंडेशन नहीं होता तो उसके जैसी यूजलेस लड़की को हमारी कंपनी तो क्या, कोई भी कंपनी हायर नहीं करती। भले ही ऐसा कुछ आपने पहली बार किया है, लेकिन फिर भी अंकल, ये मेरे लिए काफी मुश्किल था। प्लीज
आगे से आप ऐसा कुछ ना करें। अंकल, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में चाहे जो भी हो, अगर आप किसी को हमारी कंपनी में काम करने के लिए रिकमेंड करते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उसे कंपनी में जॉब अप्लाई करने के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। अगर वो टैलेंटेड होगा और ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा, तो खुद मैं अपने हाथों से उसे उसका ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कंपनी उसे हायर नहीं करेगी, चाहे उसके पास किसी का भी रिकमेंडेशन क्यों ना हो। आदित्य अंकल भी ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से जानते थे। इसलिए जब निखिल ने बस उनके एक बार कहने भर से मधुलिका को कंपनी में अपॉइंट कर लिया, तो उन्होंने खुद को काफी सम्मानित महसूस किया था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसे बाहर निकालने से पहले एटलीस्ट एक बार तुम मुझे बता तो सकते थे ना। मानता हूँ अंकल, लेकिन आपको कुछ बताने के बाद भी मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। उसका बिहेवियर बहुत ही बेकार था। सिर्फ कंपनी के हायर अथॉरिटी से उसका कनेक्शन होने के नाम पर मैं उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकता था। निखिल ने चाय की एक सिप लेते हुए कहा, जो मनोहर काका उसके लिए लाए थे। वैसे मेरे ख्याल से आपको खुद भी नहीं मालूम होगा कि मधुलिका कितनी अड़ियल और बदतमीज लड़की है। अगर आपको पता होता, तो आप उसे कंपनी में काम करने के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते, है ना अंकल? आदित्य अंकल पहले तो चिढ़के, फिर वो हंसने लगे। तुमने ठीक कहा बेटा, अगर मुझे मालूम होता कि वो बस मेरे सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रही है, लेकिन अंदर से जाहिल और गंवार है, तो मैं कभी उसे तुम्हारे आसपास भी पटकने नहीं देता। उनकी बात सुनते ही शंभेश्वर भड़क उठे। हाँ, शायद आदित्य ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मधुलिका एक्चुअल में कैसी लड़की है। उसके लिए बस ये जानना काफी था कि वो सेक्रेटरी विनोद की बेटी है। उर्मिला देवी से भी हंसे बिना रहा नहीं गया। कोई नहीं, अब तो तुम जान गए हो ना कि वो कैसी लड़की है, तो आगे से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि वो हमारे घर पर ज्यादा ना आए। तुमने सुना ही होगा, जाते वक्त उसने क्या कहा। अब वो अपने पिता के साथ यहाँ आया करेगी। मतलब उसने अभी भी हार नहीं मानी है। इसलिए अगली बार से जब भी वो तुम्हें कॉल करे, तो तुम उन्हें सीधे सीधे कह देना कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। उनके जैसे लोगों से हमारा परिवार कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा। माँ, वो हमारी कंपनी का सेक्रेटरी है। मैं उसे यहाँ आकर आप दोनों से मिलने से मना कैसे कर सकता हूँ? इतनी कठोर मत बनिए माँ। आदित्य अंकल ने निराश होते हुए कहा, अगर उन्हें पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो कभी मधुलिका को आज यहाँ लेकर नहीं आते। वो सेक्रेटरी विनोद को नाराज नहीं करना चाहते थे। साथ ही चूंकि विनोद अपनी पोजीशन के हिसाब से अभी भी काफी यंग था, इसलिए किसी के लिए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कंपनी में कितनी हाई पोजीशन तक जाएगा। सच कहें तो आदित्य अंकल को पूरा भरोसा था कि विनोद ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में आगे जाकर हायर अथॉरिटीज में शामिल होगा। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम उससे काफी क्लोज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए तुम अपने परिवार को शर्मिंदा करो। शंभेश्वर ने लापरवाही से कहा, सेक्रेटरी विनोद कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी मुझे कोई परवाह हो। शंभेश्वर ओबेरॉय और उर्मिला देवी ने अपनी राय मजबूती से रखी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि फ्यूचर में आदित्य अंकल क्या करेंगे। उर्मिला देवी निखिल की तरफ पलटी, फिर उन्होंने उससे बड़ी ही बेरुखी से कहा, तो हमारे ईद के चांद आज यहाँ कैसे आ पहुंचे? निखिल बेचारा सकपका कर रह गया। भले ही हमें मधुलिका पसंद नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की चिंता बंद कर दो। अचानक से उर्मिला देवी ने उसका दिल तोड़ देने वाली बात कही। चलो अब यहाँ से बाहर निकलो, वापस तभी आना जब कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। बेचारा निखिल चाय का अगला सिप लेते वक्त अपनी दादी की बात सुन सो से सरक गया। उसकी दादी किताब के पन्नों को पलटने से भी ज्यादा तेजी से लोगों के अगेंस्ट पलट जाती हैं। मैंने गर्लफ्रेंड बना ली है दादी माँ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। निखिल ने अपना सीना गर्व से चौड़ा करते हुए कहा। वैसे किसी कुंवारे आदमी की जिंदगी में जब कोई लड़की आ जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप दुगना बढ़ जाता है। और हाँ अंकल, अब जब मैंने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है,
तो फ्यूचर में आपको मेरे लिए किसी लड़की को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ना ही उससे मिलवाने की। उर्मिला देवी एकदम से हैरान हो गई। क्या कहा? सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, या बस मुझे सताने के लिए ये सब कह रहे हो तुम? मैं आपको क्यों सताऊंगा दादी माँ? निखिल ने अपनी कमर सीधी कर थोड़ा अकड़ कर बैठते हुए कहा। सच में मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है। वो लड़की करती क्या है? दादी माँ निखिल के करीब आते हुए बोली। मैं पहले ही कह देती हूँ, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होनी चाहिए। सारी सेलिब्रिटीज हर वक्त किसी न किसी के खिलाफ साजिशें करती रहती हैं, खासकर एक्ट्रेसेस। वो कब एक्टिंग करती हैं और कब जेन्युइन होती हैं, इसके बारे में तुम कभी श्योर नहीं हो सकते। और उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो बात ही मत करो। मुझे कोई ऐसी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं चाहिए जो हर वक्त किसी न किसी के खिलाफ साजिश करने में लगी रहती है, जैसे वो लड़की। क्या नाम था उसका? कोई राठौर? सोनाली राठौर, पल्लवी आंटी ने हिंट दी। अरे नहीं, वो नहीं। ऐसे सोनाली भी कोई कम नहीं। मैं उसकी बड़ी बहन की बात कर रही हूँ। उसका नाम क्या है? उर्मिला देवी को सच में कृतिका का नाम याद नहीं आ रहा था। पल्लवी आंटी को भी उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं था। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तुम सब देख ही रही हो कि कैसे उसके परिवार के कारनामे मीडिया लोगों के सामने ला रही है। यानी वो भी कोई दूध की धुली नहीं होगी। वैसे उसकी बहन और उसके पिता दोनों ही बहुत घटिया इंसान हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए लगातार उनके खिलाफ जाल बिछाना साबित करता है कि लड़की बहुत ही शातिर दिमाग की है। मुझे ऐसी लड़कियां जरा भी पसंद नहीं। उर्मिला देवी ने अपना सिर हिलाते हुए उसे नकार दिया। मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बिल्कुल तुम्हारी माँ के जैसी होनी चाहिए, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे पल्लवी आंटी अपने दो टुक बातों से ही किसी की जान निकाल सकती थी, लेकिन ओबेरॉय परिवार में जनरली उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आदित्य अंकल होते थे। उनके पूरे बिहेवियर के कारण हर कोई उनसे परेशान रहता था और ना ही कोई उनकी परवाह करता था। इसलिए पल्लवी आंटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना उर्मिला देवी को कभी अखरा नहीं। इसके अलावा भले ही पल्लवी आंटी की बातें रूखी और निर्दयी होती थी, लेकिन उनकी कही गई हर एक बात में लॉजिक होता था। वो कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल देती थी। जो कुछ भी वो कहती थी वो सब उनके मन में चल रहा होता था। उनकी पर्सनालिटी भी उनके बोल्ड बिहेवियर को मैच करती थी और वो कभी किसी से कुछ भी छिपाती नहीं थी। उनके साथ रहने पर किसी को ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी उनके मन में चल रहा होता था वो बेबाकी से बोल देती थी। इसलिए उर्मिला देवी को ऐसी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं चाहिए थी जिसकी कथनी और करनी में फर्क होता हो। निखिल खुशी खुशी अपनी दादी माँ और बाकी सभी के सामने कृतिका का नाम लेने वाला था, लेकिन उनकी बातें सुनकर कृतिका का नाम उसके गले में ही अटक कर रह गया। दादी माँ, मीडिया वो सब कुछ नहीं दिखा रही जो उन्हें दिखाना चाहिए। कृतिका अब हमारे पीआर डिपार्टमेंट में काम करती है। मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी शातिर दिमाग की है, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब खुद को बचाने के लिए। उसके पिता निहायत ही बुरे इंसान है। अपनी दूसरी बीवी और उसकी बेटी के साथ मिलकर उन्होंने उसे बुरी तरह से हर्ट करने की कोशिश भी की। इसलिए खुद को बचाने के लिए उसे कुछ जाल बिछाना पड़ा। अगर वो कुछ ऐसा नहीं करती तो शायद अब तक उन तीनों ने उसकी जान ले ली होती। इस सारे मामले की शुरुआत में वो सोनाली थी, जो डायरेक्टर फरहान की मूवी में रोल पाने के लिए उसके साथ सोने को तैयार हुई। किसी तरह उसे हर्ट करने के बाद खुद को बचाने के लिए उसने कृतिका को बलि का बकरा बना दिया। आखिर में सोनाली पूरी तरह से ठीक थी। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, यानी उसे जेल भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन उसकी इमेज को बचाने के लिए वीरेंद्र राठौर ने कृतिका को इसमें फंसाना चाहा, ताकि सोनाली का नाम इस केस से क्लियर हो जाए और कृतिका को जेल जाना पड़े। अगर कृतिका अपने शातिर दिमाग का यूज नहीं करती तो इस वक्त वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन में काम करने की जगह जेल में उस अपराध की सजा भुगत रही होती जो उसने कभी किया ही नहीं। उस सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए कृतिका से जो कुछ भी बन पड़ा वो उसने किया।
खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे जिस हद तक जाना पड़ा, उसके लिए आप उसे दोष नहीं दे सकती। अपनी दादी से ये सब कहते हुए निखिल ने अपनी माँ को अपनी कोहनी से हल्का सा पुश किया ताकि वो उसे सपोर्ट करें। मैंने ठीक कहा ना माँ? पल्लवी आंटी ने पहले निखिल को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर उन्होंने कहा, तुम काफी नर्वस दिख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कृतिका है? निखिल बेचारे से कुछ कहा नहीं गया। उसकी माँ का चीजों को बहुत जल्दी समझ लेना और तुरंत एक सटीक कंक्लूजन पर आ जाना कभी कभी उसे भी डरा देता था। पल्लवी आंटी की बात सुनते ही तुरंत उर्मिला देवी ने रिएक्ट किया, बिल्कुल सही, मैंने बस एक बार उसका नाम लिया कि मुझे उसकी जैसी चालबाज लड़कियां पसंद नहीं, और तुम बेचैन हो गए। उर्मिला देवी के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। कहीं वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? उस पल में निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि कृतिका उसकी गर्लफ्रेंड है। उसका ये बात सबके सामने एडमिट करना सही होगा या नहीं। उसकी दादी माँ का मन पहले से ही कृतिका के बारे में बुरा सोच रहा था, और उस पल में अगर उसने उनके सामने एडमिट कर लिया कि कृतिका ही उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसकी दादी माँ शायद यही सोचेंगी कि उस लड़की ने कोई गंदी चाल चलकर उनके पोते को अपने जाल में फंसा लिया है। इस तरह तो वो उससे और भी नफरत करने लगेंगे। लेकिन अब जब उसकी दादी माँ ने उसे सवाल कर दिया है और अगर उसने ना में जवाब दिया, तो वो कृतिका को लेकर अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। कृतिका कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे वो अपने ही परिवार से छिपाता रहे। उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता था कि वो कितनी खास, अच्छी और नेक दिल है। वो उसके लिए अपने प्यार को अपने परिवार के सामने झुठला नहीं सकता था। कोई भी ऑनरेबल इंसान ऐसा नहीं करेगा। हाँ, कृतिका मेरी गर्लफ्रेंड है। जब निखिल ने ये बात एक्सेप्ट की, तो अपनी दादी माँ के आंखों में उभरी नाराजगी को वो साफ साफ देख सकता था। दादी माँ, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे करीब आने के लिए उसने कोई चाल नहीं चली। वो मैं था जो उसके पीछे भाग रहा था। अपने बुरे पिता और धोखेबाज बॉयफ्रेंड के कारण उसका मर्दों पर से भरोसा उठ गया था। अगर मैंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की होती तो शायद अपनी पूरी जिंदगी वो किसी को डेट नहीं करती, ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आती। तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे प्यार का ड्रामा नहीं कर रही? उस वक्त उर्मिला देवी किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। चालबाज है, इतनी कम उम्र में उसने अपने पिता और बहन को अपनी उंगलियों पर नचा कर रख दिया। मुझे ऐसी लड़कियां खतरनाक लगती हैं। निखिल उनकी बात को नकारते हुए हंसने लगा। दादी माँ, क्या आप मेरी खासियत को भूल गई हैं? क्या आप भूल गई हैं कि किस वजह से मुझे इस परिवार का मुखिया बनाया गया है? ओबेरॉय परिवार 8 परिवारों में बटा हुआ था और हर जनरेशन में उन 8 परिवारों में कोई एक इंसान ऐसा निकलता था जिसमें वो खास खूबी हुआ करती थी। उस खास खूबी के साथ पैदा हुआ वो बंदा आगे चलकर सीधे उन 8 परिवारों का मुखिया बना दिया जाता था। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि परिवार का हेड बाकी के 8 परिवारों द्वारा नहीं चुना जाता था, बल्कि उसका चुनाव भगवान के द्वारा उसके जन्म से पहले ही कर दिया जाता था। इसी कारण परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के बाद भी आदित्य अंकल को विरासत में कुछ भी नहीं मिला, न मिलने वाला था, क्योंकि उनकी जनरेशन में परिवार का मुखिया बनने की एबिलिटी शशिकांत अंकल को मिली और उनके बाद की जनरेशन में निखिल को। निखिल की ये बात सुनते ही उर्मिला देवी ने निखिल की खासियत के बारे में सोचा। वो खासियत ये थी कि कोई बंदा उसके सामने सच बोल रहा है या झूठ, वो ये बात आसानी से जान लेता था। ये किसी मूवी के कैरेक्टर की तरह था, जहां अपनी साइकिक पावर से कोई कैरेक्टर अपने सामने वाले के मन की बात को पढ़ लेता हो, लेकिन निखिल किसी का मन नहीं पढ़ सकता था। वो बस उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन और बोलने के तरीके से जान लेता था कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन फिर भी उर्मिला देवी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। मैंने ये भी सुना है कि कंपनी में तुम उसे कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करते हो। उन्हें ऐसी लड़कियां कतई पसंद नहीं थी जो अपने हायर कनेक्शंस को यूज कर आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। थोड़ी देर पहले मधुलिका से भी नफरत करने का उनका कारण
उस लड़की का आदित्य अंकल से अपने कनेक्शंस को यूज करना था। इसलिए अब जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कृतिका भी वैसा ही कुछ कर रही है, तो उससे भी उनका नफरत करना लाजमी था। आपको ये सब पताजा कौन है और आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? निखिल ने कंफ्यूज होते हुए कहा। उसने अपना प्रोबेशन पीरियड भी खत्म नहीं किया था, फिर भी तुमने उसे सूरज के कम्पैक्ट प्लान का इंचार्ज बना दिया। इस बारे में तुम क्या कहोगे? उर्मिला देवी ने निखिल से सवाल किया। जवाब देने से पहले निखिल मुस्कुरा उठा। फिर उसने कहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ दादी माँ कि मैं उसे लाइटली सपोर्ट कर रहा हूँ, और देखा जाए तो ऐसा करके मैंने उसके लिए मुश्किलें और बढ़ा दी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारे पीआर डिपार्टमेंट में जाकर किसी से भी पूछ सकती हैं। ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी ने आगे बढ़कर इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं की। सीनियर एम्प्लॉयज भी इस केस से दूर भाग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस केस को लेकर कृतिका का तैयार प्रपोजल सुना तो कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उन्होंने ये तक कहा कि हम कितनी भी कोशिश कर लेते, लेकिन जो प्रपोजल कृतिका ने तैयार किया वैसा प्रपोजल तैयार करना हमारे बस की बात नहीं। इसके अलावा कंपनी में मेरे पर्सनल असिस्टेंट के अलावा कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसे मेरे और कृतिका के रिश्ते के बारे में कुछ मालूम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कृतिका नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। वो बस एक रेगुलर एम्प्लॉय है। वो अपने काम को ऑनेस्टली और ईमानदारी के साथ करती है। वो चाहती है कि उसके कलीग्स और उसके बीच हमेशा फेयर कंपटीशन हो। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी तो यकीन मानिए उसे कंपनी से बाहर निकालने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा, और इसके लिए वो बुरा भी नहीं मानेगी। सच तो ये था कि उर्मिला देवी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि सूरज का केस कोई आसान केस नहीं है। साथ ही कृतिका का इस केस के इंचार्ज बनने के बाद जो शुरुआती रिजल्ट सामने आए थे, उससे साफ पता चलता है कि उसने काफी कमाल का काम किया था। उस लड़की में कुछ बात तो थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पोते के लिए कोई सिंपल लड़की ही चाहिए थी। उन दोनों की बातें सुन रहे आदित्य अंकल ठहाका लगाकर हंस पड़े। हा हा हा, निखिल, मुझे हमेशा लगता था कि तुम किसी खास लड़की की तलाश में हो, लेकिन अब जब तुमने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है तो मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इतनी ऑर्डिनरी लड़की कैसे पसंद आ गई। वो जैसी भी है, मधुलिका से तो लाख गुना बेहतर है बड़े भैया। मधुलिका जैसी चालाक लड़की को उस सिंपल ऑर्डिनरी लड़की ने आसानी से हरा दिया। इसका मतलब उसे ऑर्डिनरी समझना आपकी भूल है। इस बार अपनी तीखी बातों से पल्लवी आंटी ने एक तरह से आदित्य अंकल के मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा था। बड़ी ही बेकार लड़की पसंद की थी आपने मेरे बेटे के लिए। पहले से ही उनसे गुस्साए हुए आदित्य अंकल ने खुद को शांत किया। वो पल्लवी आंटी के लेवल तक जाकर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते थे। माँ, निखिल ने खुशी से अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, आप बहुत प्यारी हैं। लेकिन पल्लवी आंटी ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और उसे डांटते हुए बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कृतिका को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं उसे ठीक से जानती नहीं, इसलिए इस वक्त मेरे मन में उसे लेकर कोई ओपिनियन नहीं है। निखिल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी और उसकी माँ दोनों को ही कृतिका पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके परिवार वाले उसके पीछे कृतिका को किसी भी तरह से हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके दादा और पिता दोनों ही खुले विचारों के थे, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातों पर उनका ध्यान देना इम्पॉसिबल था। और रही बात उसकी दादी माँ और माँ की, तो दोनों की ही पर्सनालिटी एक ईमानदार और सभ्य महिला की थी। इसलिए भले ही उन्हें कृतिका पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन उसे हर्ट करने का ख्याल उन दोनों के दिल में एक बार भी नहीं आने वाला था। भले ही आप लोगों को वो पसंद नहीं आ रही, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सब उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, और आप सब उससे इन पर्सन मिले भी तो नहीं हैं। निखिल ने बारी बारी से अपनी दादी माँ और माँ दोनों की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, सच कहूं तो वो बहुत मासूम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उर्मिला देवी ने निखिल की बात को काटते हुए कहा। एक बात कान खोल कर सुन लो निखिल, तुम्हें उसे यहाँ हमारे घर पर लाने की इजाजत नहीं है।
दादी माँ, ये बात गलत है। जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि जब मैं आपसे मिलने आता था तो आप मुझसे मिलने से भी मना कर देती थी। अब फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड है और जब मैं प्राउडली उसके बारे में आपको बता रहा हूँ तो भी आप मुझसे नाराज है। निखिल ने सोफे पर से उठते हुए कहा, आप जो भी सोचे, मुझे कृतिका पसंद है और मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। अगर आप मुझे उसे यहाँ लाकर आपसे मिलवाने की इजाजत नहीं देंगी तो आगे से मैं भी यहाँ नहीं आऊंगा। जब आप उसे यहाँ लाने की परमिशन देंगी तब मैं उसके साथ ही दोबारा आपसे मिलने आऊंगा। नालायक लड़के, मेरी माँ से जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? शशिकांत अंकल ने अपने बेटे को जोर से डांटा। सॉरी डैड, लेकिन मैं कृतिका से प्यार करता हूँ और आप सब जानते हैं कि मैं कोई 20 साल का जवान लड़का नहीं हूँ जो 10 साल और इंतजार कर अपनी लाइफ में किसी और लड़की के आने का वेट कर सकूं। आपको मुझ पर और मेरी पसंद पर भरोसा करना होगा। दादी माँ, अगर आप जानती कि कृतिका को कितनी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा है तो उसके शातिर होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका अपना पिता अपनी दूसरी बीवी और उसकी बेटी के साथ मिलकर न जाने कब से उसे टॉर्चर करता आ रहा है। यहाँ तक कि उसके खिलाफ साजिश कर उन तीनों ने उसे जेल भेजने की भी कोशिश की। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच उसे अपनी बीमार माँ का भी ख्याल रखना था। आप समझ नहीं सकती कि अकेले ये सब हैंडल करना उसके लिए कितना मुश्किल था। निखिल का चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो गया। ऐसे में मेरे हिसाब से उसका शातिर होना कोई गलत बात नहीं। मेरी अपनी माँ भी कोई मासूम या भोली भाली नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो कितनी मुंहफट है। निखिल आगे बोलता रहा। कृतिका ने जो भी साजिशें रची वो बस खुद को और अपनी माँ को बचाने के लिए थी। सच बताएं दादी माँ, क्या आप साजिश नहीं रचती? क्या आप शातिर दिमाग की नहीं है? अगर आप शातिर नहीं होती तो इतने सालों में न जाने कितनी साजिशें आपके खिलाफ रची गई है। क्या आप उनसे खुद को बचा पाती? अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल अगर आप किसी को हर्ट करने के लिए नहीं करते हैं तो इसे चालबाज होना या साजिश करना नहीं कहा जा सकता। वो एक स्मार्ट लड़की है। अगर कोई मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो मुझे उसके खिलाफ जरूरी कदम उठाने से नहीं रोकेगी। और अगर मुझे ऐसी लड़की के साथ रहना पड़े जो हद से ज्यादा इनोसेंट हो तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मैं किसी बेवकूफ के साथ रह रहा हूँ। निखिल ने नाराजगी जताते हुए कहा। उर्मिला देवी एकदम भौचक्की थी। पल्लवी आंटी भी एकदम हैरान हो गई। उनके बेटे ने अभी अभी उसकी बुराई की थी। उन्हें तो लगता था कि वो मुंहफट नहीं बल्कि स्मार्ट है। उर्मिला देवी ने अपनी होठ सिकुड़ते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बुरे अतीत के कारण तुम्हारे दिल में उसके लिए सिंपैथी पैदा हो गई है? निखिल उदास होते हुए बोला, सच में दादी माँ, मेरे लिए आपकी ये सोच है? इस दुनिया में हजारों लाखों लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें सिंपैथी की जरूरत है। तो क्या मुझे उन सभी से प्यार करना चाहिए? मैं इतना तो बड़ा हो गया हूँ कि सिंपैथी और प्यार के बीच का फर्क समझ सकूं। उर्मिला देवी के दिल में एक दर्द भरी टीस उभर आई। ओके बाबा, ओके। शायद मैंने उसे गलत समझ लिया। यानी आप मान गई? निखिल ने खुशी से उछलते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं। उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब एक अलग नजरिए से उसे देखना चाहती हूँ, बस। इससे ज्यादा की उम्मीद तुम अभी मत करना। आपको उसे एक मौका तो देना ही होगा दादी माँ, ताकि आप उसे जान सके। आपको उससे मिलकर ये समझना होगा कि वो अच्छी लड़की है या नहीं। निखिल ने अपनी खुशी पर काबू पाकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उर्मिला देवी ने गुस्से से अपने पोते को डांटा। ठीक है दादी माँ, ठीक है। अब और गुस्सा ना होए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। निखिल ने तय किया कि अब वो उन्हें और नहीं सताएगा। मैटर धीरे धीरे उसके फेवर में जाने लगा था। वैसे इस बहस का नतीजा उतना भी बुरा नहीं निकला। एक बार में ही उसने अपने दिल की सारी बातें अपने घर वालों को बता दी थी। उसे बस कृतिका को एक बार अपनी दादी माँ और बाकी के घर वालों से मिलवाना था, क्योंकि उसे यकीन था कि एक बार उससे मिलने के बाद वो सब उसे पसंद करने लगेंगे। उसे कृतिका पर पूरा भरोसा था। उर्मिला देवी ने फिर से उसे ताना मारा, अभी तो तुम उठकर जाने वाले थे, फिर अब तक यहाँ क्यों रुके हुए हो? आपकी शर्त थी
कि बिना गर्लफ्रेंड बनाए मैं यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ रह नहीं सकता। लेकिन अब जब मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं यहाँ से क्यों जाऊं? निखिल ने वापस से सोफे पर उछल कर बैठते हुए कहा। मनोहर काका, मेरे लिए एक ग्लास जूस लाना। उसका दिल उस वक्त खुशी से और कृतिका के प्यार के मीठे एहसास से धड़क रहा था, इसलिए उस वक्त उसका मन कुछ मीठा पीने को हुआ। मैंने उसे अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। उर्मिला देवी ने निखिल को फटकार लगाई। हाँ वो तो है, लेकिन आपकी शर्त ये थी कि मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, जो अब मेरे पास है। तो अपनी शर्त अनुसार अब आप मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकती है। निखिल कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, शायद इसलिए क्योंकि कृतिका से उसकी जिंदगी में आने से उसका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा बढ़ गया था। और जब उसके साथ शादी हो जाएगी, तो उसके साथ उसके पास हर पल कोई ऐसा होगा जिस पर वो फ्यूचर में डिपेंड कर सकेगा। मंडे को जब कृतिका ने कंपनी में कदम रखा, तो उसने नोटिस किया कि हर कोई उसे अजीब तरह से देख रहा था और उसे घूरते हुए आपस में कानाफूसी भी कर रहा था। कृतिका उनके इस बिहेवियर से चिढ़कर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। जब वो लिफ्ट के नीचे आने का वेट कर रही थी, तो वहां मौजूद बाकी लोगों ने उससे दूरी बना ली और उसे बुरी नजरों से देखने लगे। लिफ्ट के अंदर जाने पर भी उनका ये अजीब बिहेवियर वैसे ही कंटिन्यू रहा। इसके अलावा जब वो लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने डिपार्टमेंट में पहुंची, तो उसने देखा उसका हर कलीग छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही अनामिका की नजर कृतिका पर गई, उन्होंने तुरंत सबसे कहा, बातें बंद, अपने अपने काम पर जाओ। हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? प्रियंका ने अनामिका की बात नकारते हुए कहा। रुखसार ने उसके साथ खड़ी होकर उसकी बात को सपोर्ट किया। जब प्रियंका ने दरवाजे की ओर देखा, तो उसे सामने कृतिका नजर आई। ओ उसने जल्दी जल्दी 2-3 बार सांसें ली। हमें इस बारे में बातें करनी चाहिए। हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो गलत है। जिसने गलत किया है, चुप उसे रहना चाहिए। हम क्यों चुप रहे? बस बहुत हुआ। अनामिका ने गुर्राते हुए प्रियंका को डांट लगाई। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए अब बेकार की अफवाह फैलाना बंद करो। अफवाह फैलाने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा वो मैं नहीं हूं जिसने रूमर फैलाना शुरू किया है। मैंने भी ये किसी और के मुंह से सुना है। प्रियंका ने अपना मुंह ऐंठते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे पूरी कंपनी को इस मैटर के बारे में पहले से ही पता था। जितनी भड़की हुई और एक्साइटेड तुम दिख रही हो, उससे तो मुझे यही लगता है ये रूमर तुम्ही ने फैलाया होगा। सागर कृतिका से बस कुछ ही मिनट पहले वहां आया था, लेकिन उसने बाकी लोगों के साथ उस गॉसिप में भाग नहीं लिया। लेकिन प्रियंका ने वो सब कुछ इतनी जोर से कहा कि उससे काफी दूर कोने में अपनी डेस्क के पास बैठे हुए सागर को भी उसकी वो कड़वी बातें सुनाई दे गई। कैसा रूमर? किस मैटर पर बात कर रहे हो आप सब? कृतिका ने गुस्से से सवाल किया। उसकी बात सुनते ही प्रियंका उस पर भड़कते हुए बोली, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? शट अप प्रियंका, अनामिका झल्लाती हुए ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाई। फिर भी वो कृतिका को उसके डेस्क के पास ले गई। कृति, आज या कल तुम्हें इन रूमर्स के बारे में पता चल ही जाएगा, इसलिए उस बददिमाग लड़की के मुंह से वो सब सुनने से अच्छा है कि मैं अभी तुम्हें उन रूमर्स के बारे में बता दूं। कैसी रूमर्स अनामिका? कृतिका ने शांति से अपना बैग अपने डेस्क पर रखा और बगल से एक चेयर खींचकर उसके बैठने के लिए ले आई। कृतिका को जरा भी परेशान ना देख अनामिका थोड़ा शॉक्ड हो गई। मुझे नहीं पता कि किसने अफवाह फैलाई, लेकिन जिसने भी ये शुरू किया है, उसके हिसाब से हायर पोजीशन पर जाने के लिए तुमने अपने बॉस को सड्यूस किया है। अनामिका सीधे मेन पॉइंट पर आ गई थी। इसके अलावा इस अफवाह में और भी कई बातें जुड़ी हुई थी, लेकिन वो सब एक कान से दूसरे कान तक पहुंचने के दौरान जोड़ी गई थी। साथ ही हर एक बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था, इसलिए वो सब सुनने में बहुत ही भद्दा और बुरा लग रहा था। इसलिए अनामिका ने बाकी के रूमर्स को नजरअंदाज कर उसके बारे में कृतिका को कुछ भी नहीं बताया। मुझे तुम पर भरोसा है कृति, मेरे साथ साथ सागर और अजय को भी तुम पर यकीन है।
जो प्रपोजल तुमने सूरज आहूजा के केस के लिए तैयार किया है वो हम तीनों एक साथ मिलकर भी तैयार नहीं कर पाते। सच कहूं तो अगर वो केस हम सीनियर्स में से किसी एक को दिया गया होता तो वो हमारे लिए किसी आफत की पुड़िया से कम नहीं होता। वो केस तुम्हारे लिए बायस्ड होकर तुम्हें नहीं दिया गया था। कोई भी चीज शुरुआत से तुम्हारे हक में नहीं थी। ना ही किसी ने तुम्हें सपोर्ट या फेवर किया, बल्कि उस केस ने तो प्रोबेशन पीरियड को पास करने की तुम्हारी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। लेकिन अपने टैलेंट के दम पर तुम उन मुश्किलों से बाहर निकल आई। ये हम सब जानते हैं। अफवाह बस अफवाह होती है, उनमें सच्चाई नहीं होती, ना वो कभी सच साबित होते हैं। अनामिका ने एक सांस में ये सब कृतिका का हौसला बढ़ाने के लिए कहा। जिन्होंने भी ये अफवाह फैलाई है वो एक नंबर के बेवकूफ हैं। अपने बॉस को सिड्यूस करना, क्या वो हमारे मैनेजर राघव की बात कर रहे हैं या सीईओ सर की? सागर उन बेवकूफों के बारे में सोचकर उनका मजाक उड़ाने के लहजे में हंसा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन सब से किसका नाम खराब होता है, लेकिन एक बात को लेकर मैं श्योर हूँ कृतिका, जिसने भी ये किया है पकड़े जाने पर उसे पूरी तरह से पनिश किया जाएगा। सागर की बात सुनने के बाद प्रियंका बर्फ की तरह जम गई। तभी उसने मैनेजर राघव को डिपार्टमेंट के एंट्रेंस का दरवाजा किसी और के अंदर आने के लिए खोलते हुए देखा। वेलकम सर, प्लीज अंदर आए। उसके तुरंत बाद एक मिडिल एज आदमी राघव के पीछे पीछे पीआर डिपार्टमेंट के अंदर आया। जतिन आहूजा, ये तो जतिन आहूजा है। डिपार्टमेंट में मौजूद हर शख्स ने बारी बारी से उठकर उनका अभिवादन किया। उनका चेहरा कुछ कुछ सूरज से मिलता था। ये बात नोटिस करते ही कृतिका समझ गई थी कि वो एक्चुअल में सूरज के अंकल जतिन आहूजा है, जो कि ओबेरॉय कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर होने के साथ साथ कंपनी के एक डायरेक्टर भी थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि आखिर जतिन आहूजा खुद पीआर डिपार्टमेंट में क्यों आए हैं, उन्होंने धीरे धीरे कृतिका की ओर बढ़ना शुरू किया। जतिन आहूजा और सूरज आहूजा के रिश्ते को याद करते ही प्रियंका को कृतिका की किस्मत पर रोना आ गया। उसे लगा कि जतिन आहूजा तक भी कृतिका के बारे में फैल रहे रूमर्स पहुंच गए होंगे और इस कारण वो सूरज के कमबैक प्लान के इंचार्ज के रूप में कृतिका को लेकर परेशान हो गए होंगे। इसलिए उन्होंने खुद यहाँ आकर कृतिका को सूरज के केस से हटाए जाने के पहले उसे फटकार लगाने के बारे में सोचा होगा।